बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट। तो सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अबाउट सिंगुलर पॉइंट से पहले मैंने आपको ऑर्डिनरी पॉइंट डिस्कस कर दी। आज हम जाएंगे सॉल्यूशन एट सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट पर हम सोल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट की डिफिनीशन मैंने आपको बताया है कि हमारे पास सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो ऑर्डिनरी नहीं होता। तो ऑर्डिनरी की डिफिनीशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक्स नॉट एनालिटिक हो। तो इसकी डिफिनीशन करते हैं कि हमारे पास व्हेन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज सिंगुलर पॉइंट। एक्स हमारे पास अगर एक्स नॉट हमारे पास क्या हो, सिंगुलर पॉइंट हो, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम इक्वेशन हमारे पास अगर डबल डेरिवेटिव के दिए गए हो, यानी इस फॉर्म में हो a2x इंटू वाई डबल डैश प्लस a1 ऑफ एक्स और इसके बाद वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 हो, यानी यहाँ पर ए नॉट एक्स हो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम क्वेश्चन ही वही पावर सीरीज के ज़रिए ही हम सोल्व कर दें। तो अगर एक्स नॉट हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हो तो इसका सलूशन हम एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि तमाम क्वेश्चन में दो सलूशन आ जाए। तो अगर एक सलूशन आता है और दूसरा सलूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसके लिए एक मेथड आ गई जिसका नाम है फ्रोबेनियस मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि अगर हमारे पास एक्स नॉट हमारे पास अगर सिंगुलर पॉइंट हो तो हम इसके लिए एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसका नाम है फ्रोबेनियस मेथड। इट टर्न आउट दैट वी मे बी एबल टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो इसके लिए जो मेथड हम अप्लाई करेंगे तो वो मेथड हमारे पास इस फॉर्म में होगा, यानी इस सोल्यूशन को अप्लाई करके हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आर की बात आ गई। तो आर क्या है, तो आर हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम डिटरमाइन करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमारे पास इसके टाइप्स कितने हो सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट किस तरह हो सकता है। तो एक रेगुलर पॉइंट है और ये एक इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो रेगुलर पॉइंट क्या होता है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अ सिंगुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज सेड टू बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एफ यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स हमारे पास कोई गिवन नंबर है, यानी एक खास कांस्टेंट नंबर है, इसको भी फाइंड करेंगे। एंड एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स एनालिटिक एट क्या एक्स नॉट। अगर ये हमारे पास एनालिटिक एक्स नॉट पर हो, यहाँ पर एक्स नॉट क्या है तो मैं आपको अभी एग्जांपल करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख लें, हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है और आपको बता रहा है कि इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट मैंने आपको बताया है कि हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है। और हमारे पास सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जो क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसी पॉइंट पर क्या हो, अनडिफाइंड हो जाता हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये गिवन इक्वेशन किस पर अनडिफाइन हो सकता है, 2 पर हो सकता है, यानी 2 जब पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पर वैल्यू दिया गया हो और इसको अगर आप डिवाइड कर दें तो वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये अनडिफाइन हो जाता है, ये भी अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये सिंगुलर पॉइंट है। इस तरह अगर यहाँ पर मौजूद हो तो आप डायरेक्टली, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली यहाँ से देख लो कि यहाँ पर अगर कोई नंबर पर वो डिफाइन हो सकता है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। तो देख लें, सबसे पहले 2 पुट कर दो और -2 पुट कर दो। जब -2 को भी पुट करेंगे तो वो +4 हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस पर अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास +-2 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -4 को अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो कोई बात होगी, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर हो
और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो। इस तरह लिख सकते हैं यहाँ, या इस तरह लिख ले, दोनों बात सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही फार्मूला अप्लाई कर दिया इसके अंदर जो गिवन होता है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया, ये स्क्वायर नहीं है, ये देख ले, समझ गए, ये स्क्वायर नहीं है। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 मैंने लिख लिया, अब इसको हम इसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं दोनों का, समझ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स पर अगर हम यहाँ पर स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पर अगर ए से लिख ले तो बी सही होगा। एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ये मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर कर दिया। अब पी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया है कि पी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, जब हम पहले वाले टर्म को इसी पर डिवाइड कर दे तो जो गिवन वैल्यू आता है इसको हम कहते हैं पी ऑफ एक्स, और जो बाकी रहता है वो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स होता है। मैंने आपको बताया है कई बार, समझ गए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह होता है। ये हमारे पास a2 ऑफ एक्स होता है, और यहाँ पर इसके साथ वाई डबल डैश होता है, प्लस यहाँ पर a1 ऑफ एक्स होता है और इसके साथ वाई डैश होता है, प्लस यहाँ पर a0 ऑफ एक्स होता है और यहाँ पर y होता है इक्वल टू 0 होता है। अब a2 एक्स पर डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर a2 एक्स पर डिवाइड कर दो, इस तरह a2 एक्स पर डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर वाई डबल डैश आ जाएगा प्लस a1 ऑफ एक्स, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम पी ऑफ एक्स कहते हैं और इसको हम कहते हैं क्यू ऑफ एक्स। समझ गए, ये बात याद रखना। तो मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप देख ले पे पी ऑफ एक्स, इस पर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास एक्स माइनस 2 रह गया और एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर रह गया, यहाँ पर भी ये रह गया, एक यहाँ पर कैंसिल हो गया ना, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 एक कैंसिल हो गया, तो एक यहाँ रह गया और एक स्क्वायर अपनी जगह पर नीचे दोनों आ गए। यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर मौजूद कोई नंबर नहीं था, इसलिए मैंने ये सारा लिख दिया ये नंबर। अब क्या करेंगे, तो ये बात हम भी कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स नाट हमारे पास अभी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये प्लस माइनस 2 पर क्या होता है, ये एक 2 है, जो एक 2 है इसको भी एक्स नाट कहते हैं, और ये माइनस 2 है ये इसको भी हम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक्स नाट है, समझ गए, ये बात याद रखना, ये हम यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वही पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले कंडीशन में क्या था कि हमारे पास एक्स माइनस एक्स नाट पर चेक करेंगे, यानी पी ऑफ एक्स को पर इस पर चेक करेंगे कि आया ये एनालिटिक आता है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक्स माइनस 2 लेते हैं कि हमारे पास प्लस 2 पर एक्स नाट इक्वल टू 2 पर ये आ जाएगी, क्या है, डिफाइन है या नहीं है। और पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो एक्स माइनस 2 के बराबर है और एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर के बराबर है। अब देख ले, तो x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देख ले, अब देख ले यहाँ पर जब 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 4 स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, एक डिफाइन वैल्यू है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वैल्यू तो सही आ गई। अब क्या करेंगे, तो दूसरा वैल्यू पुट करेंगे, एक्स माइनस एक्स नाट होल स्क्वायर और क्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे। अब एक्स माइनस एक्स नाट किसके बराबर है, एक्स नाट हमारे पास 2 के बराबर है और होल स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। अब क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देख ले, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों सेम आ गए, और दोनों पर अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 1 ओवर 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हमारे पास वैल्यू सेम आ गई, तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों एक डिफाइन वैल्यू आता है, इसलिए ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास -2 था, तो x इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो हमारे पास गिवन क्या है, एक्स माइनस एक्स नाट, और जब x माइनस एक्स नाट हो जाए तो +2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -2 हमने पुट किया था तो यहाँ पर अपना माइनस है, तो ये अभी यहाँ पर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास x माइनस एक्स नाट है, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो ये x माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो देख लें, यहाँ पर x प्लस 2 एक कैंसिल हो गया और एक रह गया, तो क्या रह जाएगा, x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब एक्स इक्वल टू माइनस 2 पर दूसरा वैल्यू चेक करते हैं क्या आया, ये आता है या नहीं। तो एक्स प्लस 2 दोबारा आ जाएगा और क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है, वो हमारे पास एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर के बराबर है। अब एक कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, 2 रह गए, तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब देख ले यहाँ पर -2 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 पुट कर दो, 1/-2 और -2, ये तो अपनी जगह पर आ गया, ये तो सही आता है। लेकिन यहाँ पर -2 + 2 जब हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 फॉर्म। अब ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म आता है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है। समझ गए, ये बात याद रखना। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट किया है, देख लें, मैंने डायरेक्टली फाइंड किया है, देख लें। अब x इक्वल टू -2 पर भी मैंने पॉइंट किया है, इस तरह क्यू ऑफ एक्स के लिए पॉइंट किया है। अब मैं किसके लिए पॉइंट करता हूँ, इस तरह x इक्वल टू 2 पर पॉइंट किया है, तो x इक्वल टू 2 पर मैंने आपको बता दिया कि डिफाइन आता है। इस तरह हम x इक्वल टू -2 पर पुट करेंगे, तो x इक्वल टू -2 जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2 पर ये इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है और x इक्वल टू 2 पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देखो, हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है। अब देख ले यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, ये 0 पर क्या होता है, अनडिफाइन होता है ना 0 पर। और जब -1 को पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। और 1 जब पुट करेंगे तो 2 आता है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2 हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है और एक 0 पॉइंट है। अब क्या करेंगे, तो चेक करेंगे कि आया ये हमारे पास सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। रेगुलर और इरेगुलर के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि अगर x माइनस x0 और x p ऑफ x और दूसरा हमारे पास x माइनस x0 q ऑफ x स्क्वायर, अगर ये दोनों हमारे पास सेम आ गई, यानी इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर नहीं आती तो वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको इस पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा, देख लें, यहाँ पर सिर्फ ये रह जाएगा। इस तरह मैंने इस पर जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ 2/x² ये रह जाएगा। अभी x इक्वल टू -1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बाय चेकिंग, तो x इक्वल टू -1 जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देख लें, जब -1 पुट करूँगा तो ये हमारे पास क्या आता है, एक डिफाइंड वैल्यू आता है। अब यहाँ पर हमारे पास देख लें तो ये हमारे पास यहाँ पर भी एक डिफाइंड वैल्यू आता है, तो दोनों क्या आ गई, ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए सही है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे क्या है, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये वैल्यू आ गई और दूसरा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, समझ गए, इरेगुलर है। और आपके बुक में एक और एग्जाम्पल भी दिया गया है, देख लें, वही एग्जाम्पल है, सिंपल है, समझ गए। एग्जाम्पल 4 की तरफ देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एज एक्सरसाइज 6.1 वी सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दैट हैज़ 2 सोल्यूशन। वहाँ पर हमारे पास 2 सोल्यूशन हुए थे इस इक्वेशन के, मैंने आपको बताया है। y1 हमारे पास x² के बराबर आया था और y2 हमारे पास x² इसके बराबर आया था। अब हम इसको ऐसे देख लें तो हम इसके क्या हो सकते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। देख लें, चेक कर दें कि हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो मैंने वही तरीके से अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक सोल्यूशन आया था, तो नेक्स्ट लग x पर इसका कोई पावर सीरीज नहीं था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम टेलर सीरीज के भी जरिए भी हम फाइंड कर सकते हैं, समझ गए। तो इसके ये हमारे पास ये सोल्यूशन हो गया। अब एग्जांपल नंबर 5 की तरफ देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बट नॉट पार्ट इज बाय एनी सोल्यूशन ऑफ पावर सीरीज। इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है लेकिन हमारे पास इसका कोई पावर सीरीज नहीं है। तो देख लें हमारे पास, तो इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिसका नाम है फ्रोबेनियस मेथड। तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, देख लें, पावर सीरीज़ के ज़रिए सॉल्व कर दो, नहीं आएगा, इसका सलूशन कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये एक तरीका यूज़ होगा जिसका नाम है फ्रोबेनियस मेथड। अब हम जाएंगे मेथड ऑफ फ्रोबेनियस पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हम यूज़ करेंगे।
हमारे पास इसका स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ x इक्वल टू एक्स नॉट इज अ रेगुलर सिंगुलर फाइंड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सीरीज सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो अगर हमारे पास सिंगुलर फाइंड हो, रेगुलर सिंगुलर फाइंड, तो इसके लिए हमें यही सोल्यूशन फाइंड करना होगा, Cn होगा और वही पावर सीरीज लिखा है। लेकिन यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट ये एक और पॉइंट आएगा, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक फ्रोबेनियस कांस्टेंट है। और r क्या है मैंने आपको बता दिया कि इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट है, दोनों सेम है, तो अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो पावर प्लस हो जाएंगे। अब इस पर मैं एक एग्जाम्पल सोल्व करता हूँ इसी मेथड से, और मैं सोल्व करूँगा कि x इक्वल टू एक्स नॉट ये रेगुलर सिंगुलर फाइंड है, हमने ये पढ़ा है। अब हम जिस तरह हमने पावर सीरीज में पढ़ा था कि अगर हम इसको ऐसे x इक्वल टू एक्स नॉट हम ज़ीरो ले लें तो यहाँ पर इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। एक्स नॉट मैंने ज़ीरो कर दिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका पहला डेरिवेटिव ले लो तो इसका पहला डेरिवेटिव n प्लस आर पहले आएगा और इसी एन इंटू एक्स पावर n प्लस आर माइनस वन हो जाएगा और समीशन n स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ये बात याद रखना। यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो यहाँ पर अगर ज़ीरो फुट करेंगे तो r तो हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ गई, इसलिए हम समीशन दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। समझ गए, ये बात याद रखना। इस तरह इसमें भी वही तरीका करेंगे। अब जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में था, 3x y डबल डैश फॉर्म में था प्लस y डैश और माइनस y फॉर्म में था। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ कि 3 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब y डबल डैश हमारे पास किसके बराबर है, तो y डबल डैश हमारे पास इसके बराबर है, तो y माइनस 2 है। जब इस x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और x इसका पावर है ना तो प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस वन से क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा। मैंने पावर सीरीज में बहुत ही डिटेल में आपको बताया है, तो ये माइनस वन आ जाएगा। अब क्या करेंगे तो प्लस अब वन अपनी जगह पर लगाएंगे, प्लस अपनी जगह पर लगा दिया, y डैश की वैल्यू पुट कर दी, y डैश यहाँ है तो y डैश की वैल्यू पुट कर दिया। इस तरह माइनस इसके बाद जो y की वैल्यू था मैंने अपनी जगह पर पुट कर दी। अब क्या करेंगे तो इसके बाद स्टेप हमारे पास ये होगा कि अगर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, देख लें यहाँ पर हमारे पास इसका पावर दोनों का सेम है, देख लें कांस्टेंट भी इसके साथ है, Cn भी है। तो अगर मैं इन दोनों से ये कॉमन कर दूँ तो क्या होगा, तो मैंने कॉमन कर दिया। देख ले यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 भी इसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ। किस तरह, 3 अपनी जगह पर पहले लिखता हूँ, तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले नहीं, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ कि n प्लस आर मैंने कॉमन कर दिया। जब n प्लस आर कॉमन कर देंगे, दोनों में कॉमन है, तो क्या रह जाएगा, n प्लस आर रह जाएगा और माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस आर दोबारा आ जाएगा, तो प्लस मैं लिखता हूँ प्लस n प्लस आर लिखता हूँ। अब ब्रैकेट बंद करता हूँ, ये प्लस है, समझ गए, तो मैंने ये लिख दिया। अब n और n जब प्लस हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। इस तरह r प्लस हो जाएगी तो 2 आ जाएगा और माइनस वन अपनी जगह पर आ जाएगा। अब जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r हो जाएगा और 3n हो जाएगा। और हमारे पास बाकी 3 था और एक माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया और ये वैल्यू अपनी जगह पर मैं लगाता हूँ। अब क्या करेंगे तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है अपनी जगह पर आ गई। अब मैं और सिंप्लीफिकेशन करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास x पावर r भी गिवन है, तो x पावर r यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, तो r को हमें फाइंड करना है, इसलिए मैं x पावर r कॉमन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉमन कर दिया और ये जो वैल्यू है ये सारे मैंने अपनी जगह पर लिख लिए। तो x पावर n अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक से हुआ और यहाँ पर n प्लस n माइनस वन हो गया, यहाँ पर n माइनस वन है, ये n माइनस वन है। अब क्या करेंगे तो यहाँ पर इसका पावर देख लें, इसका पावर देख लें, इसका पावर n माइनस वन से स्टार्ट है और जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वन तो -1 हो जाएगा। देख ले इसको, ये 0 से स्टार्ट है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम एक और इंडिशियल को आइट्रेट करेंगे। तो पहला नंबर वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो r सिर्फ रह जाएगा, ये तो 0 हो गया। इस तरह ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर 3 - 2 हो गया, तो मैंने अपनी जगह लिख दिया। और यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो c 0 हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा।
अब मैंने इसका इंडिशियल सिर्फ यहाँ 1 से स्टार्ट कर दिया और ये तमाम वैल्यू मैंने अपनी जगह पर पुट कर दी थी और ये तो कांस्टेंट है, अपनी जगह पर रह गई। समझ गए? अब देख लें, मैंने एक्स पावर आप अपनी जगह पर लिख दिया और ये तमाम वैल्यू अपनी जगह पर लिख लिए। लेकिन बात याद रखना कि हमने यहाँ पर डिमी वेरिएबल बना दिया। डिमी वेरिएबल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि हम पावर को के ज़रिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो के ज़रिए मैंने सपोज कर दिया। किस तरह? ये हमारे पास पावर कहाँ से स्टार्ट है, n-1 से, तो k इक्वल टू n-1 कर दो। जब k इक्वल टू n-1 कर दिया तो n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट है, n1 पुट करेंगे तो k इक्वल टू 1-1 से क्या आएगा, 0 से, तो k 0 से भी स्टार्ट हो गया। और इनकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, k+1। समझ गए? इस तरह k इक्वल टू 0 पुट कर k इक्वल टू n पुट करेंगे और जब k इक्वल टू n पुट करेंगे और n की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, दोनों समीशन सेम हो। अब क्या करेंगे, तो जब समीशन सेम हो गया तो जो गिवन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम 0 के बराबर बनाएंगे। c0 है यहाँ पर, याद रखना। और x पावर -1 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो r किसके बराबर आ जाएगा, r हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों? और हमारे पास एक R2 इसको हम R2 कहेंगे। और एक बात याद रखना, R1 हमारे पास, इस R1 को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है R1 में, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है इसको हम R1 कहेंगे और जो छोटा होता है इसको R2 कहेंगे। समझ गए? ये बात याद रखना। और जो गिवन कांस्टेंट वैल्यू आ गई इसको हम इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं, ये बात याद रखना। और जो रूट आते हैं इसको हम इंडिशियल रूट कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ गए? ये बात याद रखना। अब इसको भी हम 0 के बराबर बनाएंगे, तो इसको भी मैंने 0 के बराबर ले लिया। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि ये ck+1 अपनी जगह पर लगाएंगे। ck+1 अपनी जगह पर लगा दिया और k+r इस पर सारा डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, R1 को अगर मैं 2/3 पुट कर दूँ, R1 जब 2/3 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k+r। k हमारे पास क्या है, k अपनी जगह पर आ जाएगा, k+2/3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो जब 2/3 हो जाएगा तो ये हमारे पास, तो k हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3k। देख ले, ये हमारे पास k आ जाएगा और प्लस इन दोनों का एलसीएम कर दो तो 3 × 3 और 2, 5/3 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम कर दो तो 3k यहाँ आ जाएगा, +5 सिर्फ आ जाएगा। इस तरह ये अपनी जगह पर और k+1 यहाँ पर k पुट कर दिया तो 2/3 पुट कर दिया और 3 कैंसिल हो गया तो 2 + 3 से क्या आता है, 1 आता है। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। अब इस तरह R2 भी 0 पुट कर दो। जब R2 = 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट कर दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इटरेशन 1 में करेंगे तो इटरेशन 1 में कर दो तो सबसे पहले इटरेशन कहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट लेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे इसमें k की जगह 0 पुट कर दो तो इटरेशन यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले k = यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे। जब 0 पुट करूँगा तो क्या रह जाएगा, पुट कर दो आप खुद ही से। तो जब 0 पुट करेंगे, अब सबसे पहले हम k = 0 पुट करेंगे तो c 0 + 1 से क्या आता है, 1 आता है। इस तरह c0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो डायरेक्टली 0 लिख लो। यहाँ पर +5 आ जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा और +1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, c0/5 × 1 आ जाएगा। समझ गए? इस तरह 2 पुट कर दो तो 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट करेंगे तो सारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी और C1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जो आपके साथ C1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर पुट करें। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट कर दो तो C1 किसके बराबर है, हमारे पास C0/5 आ गया और यहाँ पर 8 और 2 बाकी रह गए। अब अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि हमारे पास एक खास तरतीब दे दूँ, तो अगर मैं इसको C0 डिवाइड बाय 2 को पहले कर दूँ, इस तरह 8 को लिख लूँ और इस तरह 5 को लिख लूँ और इस तरह 8 को लिख दो, तो एक तरतीब हो गया।
इस तरह मैंने C3 भी फाइंड किया है, C2 आ गया, 11 और 3 हो गया। अब यहाँ पर C0 की वैल्यू, यहाँ पर C2 की वैल्यू पुट कर दो। C2 की वैल्यू क्या है, C0/2 फैक्टोरियल तो 5 है, तो और 5 अपनी जगह पर आ गई और 11 और 3 अपनी जगह पर, और 3 को जब 2 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह C4 भी आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 5 18 और ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सारे जाएंगे, n फैक्टोरियल तक जाएंगे। इस तरह 5 8 11 14, तो इसका जनरल टर्म 3n+2 होता है, मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में। अब देख ले हमारे पास क्या दिया गया है, CK+1 भी दिया गया है दूसरे में। यहाँ पर दूसरे आइट्रेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को पुट करेंगे, जब वो 0 को पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो C0/1 × 1 आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास C2 आ जाएगा, C0/, ये अपनी जगह पर, तो सारे फैक्टोरियल फॉर्म में ये भी आ जाएगा। इस तरह ये n फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका जनरल टर्म 1 4 7 ये तमाम का 3n-2 होता है, इसलिए इसके 2 सोल्यूशन आएंगे। सबसे पहले y1 आ जाएगा और इस तरह y2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया गया है, C0। मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह सोल्यूशन को लिखेंगे। इसका सोल्यूशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसका सोल्यूशन इसी फॉर्म में लिखेंगे कि समेशन Cn × x⁴n लिखेंगे, और इन स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, और वो हमारे पास y होता है, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास n+r होगा, ये बात तो याद रखना। इस यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, r होगा, ये पावर सीरीज का फॉर्म था, और यहाँ पर r जब ऐड हो गया तो ये हमारे पास प्रोबेनियस मेथड में हो गया। तो यहाँ पर r जब पुट करेंगे तो x⁴2/3 था, पहला r1 हमारे पास किसके बराबर था, यहाँ पर C0 x⁴r1 लिखेंगे, और दूसरे में C0 x⁴r2 लिखेंगे। समझ गए, यहाँ पर C1 भी लिख सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन हमारे पास C0 फॉर्म में दोनों लिख सकेंगे। समझ गए, तो इस तरह हमने सबसे पहले पहला टर्म लिख दिया। दूसरा टर्म हमारे पास क्या था, C1, मैंने पहले में देख लिया कि हमारे पास वो C1 इसके बराबर था, C2 इसके बराबर था, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर जब पुट कर दिया तो ये हमारे पास कुछ इस पर में गए, और C0 हमारे पास सारों में कॉमन था, और यहाँ पर जो x था, x हमारे पास कहाँ तक जा रहा था, 1 था, सबसे पहले 0 था, इससे 1 2 3 4 इस तरह जाएगा। तो यहाँ पर पहला टर्म क्या था, 1 था, तो x⁴1 मैंने 1 कर दिया, और इस तरह x⁴n इसकी बारे में मैं लिखता हूँ 1 2, इस तरह 2 है, इस तरह तीसरे में 4 होगा, यही जाएगा। समझ गए, तो इसका सोल्यूशन मैंने दोनों का लिख दिया है, देख लें, नहीं आता तो पूछ सकते हैं। अब आपके बुक में एक और एग्जांपल है, वही तरीका से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वही बात लिखेंगे कि यहाँ हमारे पास डबल डेरिवेटिव लेंगे, और इस तरह पहला डेरिवेटिव लेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन वही तरीके से मैंने किया है, देख लें। और पहला हमने ये लिखा है कि हमारे पास ये रूट आ गए, जब रूट आ गए इसके बाद ये हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन होता है, और इंडिशियल इक्वेशन के रूट आ गए, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। अब मैंने डायरेक्टली इसके वैल्यू डायरेक्टली फाइंड किए हैं, देख लें। सबसे पहले r1 लिख लिया है, इस तरह r2 लिख लिया, r2 के बाद मैंने वही आइट्रेशन अप्लाई कर दिया, C1 C2 सारे वैल्यू मैंने उसी तरीके से फाइंड किया है, Cn तक मैंने यही वैल्यू आ गई। तो y1 की वैल्यू भी मैंने डायरेक्टली फाइंड किया है, और x⁴0 है, तो सबसे पहले मैंने r1 = 0 फाइंड किया है, यानी दूसरा हमारे पास क्या था, लेस था। इस तरह मैंने r2 के लिए भी -2 पुट कर दिया, और मैंने वही सोल्यूशन फाइंड कर दिया। तो वही सोल्यूशन करने के बाद मैंने Cn की वैल्यू फाइंड कर दी, और आप y2 की वैल्यू आप खुद ही लिख सकते हैं, वही तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर केसेस आएंगे इंडिशियल इक्वेशन में कि r1 r2 हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन के डिनोट करते हैं लार्जेस्ट, r1 क्या है, डिनोट करते हैं लार्जेस्ट, और 2 क्या होगा, स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहला केस हमारे पास रूट नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर, यानी डिफरिंग बाय इंटीजर होगा। तो पहला रूट हमारे पास अगर r1 r2 हमारे पास डेस्टिन हो गए, और डेस्टिन मीन यानी दोनों से अलग हो गए, एंड डोंट डिफर बाय इंटीजर, और दोनों डिफर बाय इंटीजर ना हो, तो इसके 2 सोल्यूशन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक y1 बनेगा और एक y2 बनेगा, और r1 और r2 फॉर्म में होगा, और C0 हमारे पास 0 दोनों नहीं हो गए। एग्जाम्पल करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह। 2x मैंने अपनी जगह पर लिख दिया है, डायरेक्टली मैंने वही सोल्यूशन यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लें। यहाँ पर रूट के लिए मैं लिखता हूँ कि हमारे पास ये किस तरह आएगा, आप देख लें। यहाँ मैंने वही तरीका अप्लाई कर दिया है पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ।
और यहाँ पर R1 और R2 आ गई, और R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास 1/2 के बराबर है, और R2 हमारे पास किसके बराबर है, तो R2 हमारे पास 0 के बराबर है। अब देख ले ये हमारे पास नॉट डिफरिंग बाय इंटीजर है, समझ गए, यानी नेचुरल नंबर इससे नहीं आता। देख लें ये नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम R1 = 1/2 पुट करेंगे इसमें। तो R1 जब 1/2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, समझ गए। तो हमारे पास CK+1 की वैल्यू -CK/2 इंटू CK+1 आ गया, ये मैंने फाइंड कर दिया इससे। तो CK+1 ये इसके बराबर आ गया। सबसे पहले K = 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, इस तरह K = 2 पुट करेंगे, और K = 2 के पढ़ने के बाद CN आ जाएगा। CN डायरेक्टली मैंने इसका पिक्टोरियल फॉर्म लिखा है, समझ गए। इस तरह हमारे पास इसका सोल्यूशन 1/2 फॉर्म में आ जाएगा। अब R2 के लिए भी मैंने वही सोल्यूशन फाइंड किया है, तो आप देख लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने Y2 की भी वैल्यू फाइंड करी है। तो आज हमने ये एग्जांपल कर दी, और आने वाली वीडियो में हम कई एग्जांपल और भी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।